नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग सीपीसी के अंतर्गत डिक्री की अंतर वस्तु को समझेंगे। यानी आज हम सभी लोग कंटेंट ऑफ डिक्री को समझने का प्रयास करेंगे। डिक्री, हम सभी लोगों ने यह शब्द सुना है। सिविल प्रक्रिया संहिता जो हमारे देश का सिविल प्रक्रियात्मक कानून है, इस कानून की धारा 2 क्लॉज 2 में यानी 2(2) में डिक्री को परिभाषित किया गया है। अब डिक्री है क्या? तो डिक्री एक प्रकार से फाइनल एडजुडिकेशन होता है, मतलब न्यायालय द्वारा किसी सिविल मामले को सुनने के बाद जब उस पर अंतिम विनिश्चय किया जाता है और पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक रूप दिया जाता है, मतलब पक्षकारों के राइट्स ऑफ द पार्टीज फाइनली डिटरमाइंड। तो पक्षकारों के अधिकारों को फाइनली डिटरमाइन किया जाता है और न्यायालय की एक प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। और ये डिक्री जो होती है नॉर्मली 3 प्रकार की होती है: प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री और अंशतः प्रारंभिक डिक्री और अंशतः अंतिम डिक्री। तो ये 3 प्रकार की डिक्रियों को हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं डिक्री की अंतर वस्तु क्या होती है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द डिक्री। डिक्री में ऐसी कितनी बातें शामिल होनी चाहिए, आज उस बिंदु को हम लोग कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट ऑफ डिक्री इज अवर टॉपिक। डिक्री की अंतर वस्तु, आज इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अ डिक्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि डिक्री हमेशा जजमेंट को फॉलो करती है। जो भी निर्णय हुआ है उस निर्णय के अनुरूप ही डिक्री लिखी जाएगी, यानी कभी भी निर्णय से विसंगत नहीं होगी। सो इट कॉन्साइड विद एंड इट कंटेन। डिक्री में क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि डिक्री सदैव निर्णय को फॉलो करती है। एंड सबसे पहला पॉइंट है, डिक्री में सूट नंबर लिखा होगा, मतलब वाद का क्रमांक लिखा होगा, वाद का संख्यांक। हम सभी ने सुना था कि जब वाद को संस्थित किया जाता है तो एक क्रमांक दिया जाता है, और ये क्रमांक जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4 में बताया गया है। तो जैसे आप वाद जमा करते हैं वैसे एक वाद नंबर मिलता है। वाद नंबर आरसीए हो सकता है, जैसे हम ये कहते हैं आरसीए यानी ए सूट है, आरसीए बी सूट भी होता है। तो ऐसे जो वाद के जो नंबर होते हैं वो नंबर लिखे रहेंगे। एवरी सूट हैज पर्टिकुलर नंबर, हर सूट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। एंड इट शुड बी मेंशन्ड इन द डिक्री, और डिक्री में मेंशन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टीज यानी वादी प्रतिवादियों का नाम, उनका एड्रेस, उनका विवरण ये लिखा होना जरूरी है। पक्षकारों के नाम एवं विवरण होना जरूरी है। एवरी डिक्री शेल हैव द नेम्स ऑफ ऑल द पार्टीज ऑफ द पर्टिकुलर केस। इट इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट कंटेंट। थर्ड नंबर डिक्री में होना चाहिए द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज ऑफ द सूट एंड द रजिस्टर्ड एड्रेसी ऑफ द पार्टीज। और जो भी इनके पंजीकृत पते थे वादी प्रतिवादी गण के, उनका भी उल्लेख इसमें होना जरूरी है। इसके बाद यदि हम बात करें, ये देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टी क्लेम, यानी पक्षकारों द्वारा जो भी क्लेम किया गया, पक्षकारों ने जो भी क्लेम किया और पक्षकारों का द्वारा जो भी डिफेंस लिया गया, मतलब वादी ने क्या क्लेम किया और प्रतिवादी ने क्या डिफेंस किया, ये दोनों बातों का उल्लेख होना भी बहुत जरूरी होता है। इन एवरी डिक्री इट शैल कंटेन द डिटेल्स ऑफ द क्लेम्स एंड द डिफेंसेस ऑफ द पार्टीज क्लेमिंग एन आउटकम ऑफ द सेड सूट, ताकि उसमें से आउटकम निकल सके, उस सूट में से क्या न्यायालय ने निर्णय किया वो भी बताना जरूरी होता है। इसके बाद द रिलीफ ऑफ रेमेडीज, और न्यायालय द्वारा क्या रिलीफ और क्या रेमेडी दी गई है। तो एग्रीड पक्ष को यानी पक्षकार द्वारा चाहा गया क्या अनुतोष था, द डिक्री शुड पर्टिकुलर मेंशन द रिलीफ ग्रांटेड बाय द पर्टिकुलर पार्टी, मतलब पार्टी को न्यायालय ने क्या रिलीफ ग्रांट की ये भी होना जरूरी है। डिक्री के कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद है द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट, और आखिरी में हम सभी लोगों ने सीपीसी का आदेश 20A पढ़ा है, जिसके अंदर कॉस्ट की बात लिखी जाती है। द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड इन द सूट, यानी वाद का खर्च लिखना भी जरूरी है। और ये वाद का खर्च किसके द्वारा उठाया जाएगा या किस संपत्ति पर भारित होगा, और कितना पोर्शन वादी व्यय करेगा और कितना पोर्शन प्रतिवादी व्यय करेगा, ये सारी बातें डिक्री में होना जरूरी है। इसके अलावा एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात होती है डिक्री में, एंड दैट इज डेट ऑफ द जजमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डेट से ही अपील काउंट होगी, अपील करना है तो अपील यहीं से काउंट होती है। तो सबसे पहले द जजमेंट की डेट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट, यानी जिस दिन निर्णय को प्रोनाउंस किया गया उसकी तारीख होनी चाहिए। डिलीवरी डेट ऑफ द जजमेंट, निर्णय दिनांक। द डिक्री शुड मेंशन द डेट ऑन विच द जजमेंट वाज डिलीवर्ड एंड फॉलोड बाय द डिक्री। और अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है, द जजमेंट शुड बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग जज, मतलब जो न्यायाधीश हैं
उनके द्वारा जजमेंट को क्या किया जाएगा, न्यायाधीश के हस्ताक्षर होना चाहिए। द जजमेंट सिग्नेचर इज एन एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट ऑफ एनी डिग्री। द सिग्नेचर ऑफ द जज डिलीवरिंग द जजमेंट इज एन एसेंशियल रिक्विजिट। तो हम लोगों ने देखा कि एक डिग्री में क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिग्री जजमेंट को फॉलो करनी चाहिए। डिग्री जो प्रोनाउंस की जाती है उसके अंदर वाद का क्रमांक लिखना चाहिए, पक्षकारों का पूरा विवरण होना चाहिए, पक्षकारों ने क्या क्लेम किया और पक्षकारों का क्या डिफेंस रहा उसका उल्लेख होना चाहिए। और उसके बाद डिग्री में अनुतोष होना चाहिए कि क्या रिलीफ ग्रांट की है, तारीख होना चाहिए और हस्ताक्षर होना चाहिए। तो यह है मित्रों कंटेंट ऑफ डिग्री। सीपीसी के इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी, जिसमें अन्य इसी प्रकार के टॉपिक्स को कवर किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।